एपिसोड की शुरुआत में चैंग अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ता है। इस दौरान उसे अपनी टीममेट का कॉल आता है। आज हेड ऑफिस के साथ उनका मंथली मीटिंग था और टीम हेड होने के नाते चैंग का मीटिंग में होना बहुत ही ज़रूरी है। पर चैंग ने तो आज छुट्टी ली हुई है अपने पर्सनल काम के लिए, इसीलिए वो आज ऑफिस जाने से मना कर देता है। उसी टाइम चैंग की टीममेट से उनकी बॉस चैंग को तुरंत ही ऑफिस बुलाने के लिए बोलती है, क्योंकि आज इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में चैंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए टीममेट उसे मैसेज करके ऑफिस बुलाती है, लेकिन चैंग इस बार भी ऑफिस आने से मना कर देता है। चैंग फिर शुकाई की कार ठीक करवाने के लिए जाता है। इस दौरान उसे उसकी बॉस का कॉल आ रहा था, जिसे वो इग्नोर कर देता है। इस बात से उसकी बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। वो मिस्टर लिन से बात करके आज की मीटिंग पोस्टपोन करने की कोशिश करती है, लेकिन मीटिंग तो आज ही होने वाली थी। बॉस चीफ पूरी कोशिश कर रही थी चैंग की जॉब बचाने के लिए, पर यहाँ तो चैंग केयरलेस पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था। बॉस जानती थी कि चैंग आजकल काम से इतना दूर क्यों भाग रहा है। इतने सालों से एम्प्लॉयज़ की ना तो सैलरी इंक्रीज हुई है और ना ही उन्हें बोनस मिला है, फिर चैंग को क्यों मीटिंग में इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर मिस्टर लिन भी सैलरी इंक्रीज और बोनस देने की साइड में नहीं थे। वहीं शुकाई जब घर पर काम कर रही थी तब उससे मिलने के लिए वहां पर चैंग आता है, जो आती है उस पर चिल्लाने के लिए उसे माफ़ी मांगता है और शुकाई को मनाने के लिए उसके सामने हॉट डांस करता है, जो देखकर वो शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चैंग ये सब क्यों कर रहे हैं। उसी टाइम वहां पर लिली और शाओ आ जाते हैं, जो कि चैंग का डांस देखकर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि चैंग को ऐसे नचाने का आइडिया श्याओ का था। शुकाई को मनाने के लिए चैंग ने श्याओ से आइडिया मांगा था। तब श्याओ ने ऐसी मजाक करने के लिए उसे डांस करने के लिए बोला था। उसे नहीं पता था कि चैंग सच में डांस सीख कर आएगा और शुकाई के सामने नाचेगा भी। ये चीज़ उनके लिए बहुत ही फनी हो गई थी और चैंग के लिए उतना ही एम्बैरेसिंग हो गई थी। उसे लगा कि शुकाई उस टाइम घर पर अकेली होगी। तब चैंग का एम्बैरेसमेंट दूर करने के लिए शुकाई उसे घर से बाहर लेकर जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट से उसकी भी हंसी रुक नहीं पा रही थी। इधर आन श्याओ के मैट्रिमनी ऑफिस आता है और उसके असिस्टेंट जो को ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है। वैसे तो रान ये ब्रेकफास्ट श्याओ के लिए लाया था, लेकिन जो को एक गलतफहमी हो जाती है कि लान उससे प्यार करता है और वो एक गे है, इसलिए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। इस गलतफहमी को ये सच मानकर जो काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगता है, जिसके बाद हम अंकल वांग को देखते हैं, जो कि जियाओ की मॉम से बात कर रहे थे, वो भी अपनी वाइफ याओ से छुप कर, क्योंकि याओ ने उन्हें जियाओ के मैटर से दूर रहने के लिए कहा था। वैसे भी जियाओ उनकी बात नहीं सुन रही है, पर याओ यहाँ पर वांग को छुप कर जियाओ की माँ से बात करते हुए देख लेती हैं। इस बात को लेकर वो उन्हें टोकने ही वाली थी, तभी वांग को याओ का रिफ्लेक्शन दिख जाता है। इसलिए वो फ़ोन काटने के बाद अपनी वाइफ याओ की अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, ताकि वो उन पर गुस्सा ना करे। उनका ये प्लान काम भी कर जाता है और याओ जियाओ की बात को लेकर उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। दूसरी तरफ शुकाई और चैंग एक पार्क में थे, जहाँ पर चैंग उस दिन के लिए अपने बिहेवियर के लिए उसे माफ़ी मांगता है। उस पर चिल्लाने से पहले उसे पूरी बात जान लेनी चाहिए थी। उस मामले में तो उसकी बेटियों की गलती थी और शुकाई उनकी हेल्प कर रही थी, लेकिन शुकाई को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसके भी 2 बच्चे हैं और ऐसी सिचुएशन कभी भी उसके साथ भी हो सकती है। अगर दोनों शादी करेंगे तो उनके बच्चों के बीच अगर फ्रेंडशिप अच्छी नहीं हुई तो फिर उनके बीच भी झगड़े होंगे और पूरी फैमिली फिर से टूट सकती है। इसलिए शुकाई ने चैंग के साथ शादी से पहले एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का सोचा है, जहां पर दोनों आसपास के 2 अपार्टमेंट्स में अपने बच्चों के साथ अलग रहेंगे। इस तरीके से उनके बच्चों को पर्सनल स्पेस मिलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे और एक दूसरे के कामों में मदद करेंगे, बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह। पर चैंग को ये चीज़ सही नहीं लगती। अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनके लिए काम नहीं किया तब क्या चैंग और उसका रिश्ता टूट जाएगा। शुकाई के मुताबिक डिवोर्स से अच्छा तो ब्रेकअप ही है। अगर दोनों शादी करके एक ही घर में अपने बच्चों के साथ रहें और वहाँ पर उनके बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, उनके बीच दोस्ती नहीं हुई, इस वजह से दोनों का भी रिश्ता खराब हो जाएगा और फिर अगर उन्हें डिवोर्स लेना पड़ेगा तो सोचो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। और वो फिर से उसी डिवोर्स के झमेले में खुद को नहीं फंसाना चाहती, इसलिए शादी से पहले 1-2 साल तक वो इसी तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिश्ते में रखना चाहती है। अगर उनके बीच बात नहीं बनी तो दोनों दोस्त बनकर रहेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 साल बाद शादी कर लेंगे। कहीं ना कहीं चैंग को ये बात सही तो लग रही थी, लेकिन इस टाइम वो शुकाई के सामने इस बात पर एग्री नहीं करता। वहीं शान को अंकल वांग का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए बुलाते हैं, पर शान सीधे सीधे उनसे मिलने से मना कर देता है। वांग के लिए शान का ये बिहेवियर बहुत ही शॉकिंग था। शान पीठ पीछे भले ही कुछ भी बोले, लेकिन आज तक उसने सामने से उनसे बदतमीजी नहीं की थी।
इसीलिए वो तुरंत श्यान से बात करने के लिए उसके ऑफिस निकल जाते हैं। इधर रान श्याओ को बार बार मैसेज और कॉल करके परेशान कर रहा था। तब गुस्से में श्याओ चिल्लाकर उसे दूर रहने के लिए बोल देती है। उस टाइम श्याओ के ऑफिस में एक क्लाइंट आया था जो कि श्याओ का गुस्सा देखकर वहां से भाग जाता है। श्याओ उस क्लाइंट को समझाने के लिए जाती है क्योंकि रान की वजह से वो एक अच्छे क्लाइंट को अपने हाथ से क्यों जाने देगी। इधर बॉस श्री मीटिंग के बीच में चेंग को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, जो चीज़ उनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी। दूसरी तरफ वांग शियान के कैबिन में उसका वेट कर रहा था, तो शियान का बॉस यहाँ पर उसे वांग के साथ ठीक से बात करने के लिए बोलता है क्योंकि वांग की वजह से उनकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। वो उनकी कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं, पर अकेले में शियान बिल्कुल भी उससे ठीक से बात नहीं करता। आखिर अब वांग से रिस्पेक्टफुली बात करने का क्या मतलब, जब जाओ ने उसे चीट किया और वो किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई। इतने सालों से वांग उसे बुरे कैरेक्टर का पर्सन बोलता आया है, लेकिन यहाँ तो उनकी नीज जाओ अपना कैरेक्टर नहीं संभाल पाई। वांग भी मानता है कि जाओ से यहाँ पर गलती हुई है, लेकिन उसने ये गलती जानबूझकर नहीं की है। पर अब अगर शियान को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो जाओ को डिवोर्स दे दे। वो जानते हैं कि शियान की मॉम जाओ का बच्चा देखना चाहती है। उसकी इसी आखिरी विश को पूरा करने के लिए शियान जाओ को अबॉर्शन नहीं कराने दे रहा, पर शियान खुद सोचे कि क्या ये वर्थ इट है, जबकि उसके पास उसकी पहली वाइफ शुकाई से ऑलरेडी बेटा है। शियान को जाओ के साथ अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो अपने बेटे जाओ की कस्टडी लेने की कोशिश करे और फ्यूचर में जाओ ही उसके खानदान का वारिस बनेगा। जाओ का बच्चा तो वैसे भी उससे रिलेटेड नहीं है और वांग शान से प्रॉमिस करता है कि जाओ से डिवोर्स के बाद वो उसका करियर ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि उसके करियर के लिए अच्छी से अच्छी डील उसे देगा। साथ ही जाओ की कस्टडी शुकाई से लेने में भी वांग उसकी हेल्प करेगा और क्या पता अच्छे से प्लान और कोशिश करने पर शुकाई अपने बॉयफ्रेंड चेंग से ब्रेकअप करके शान से ही शादी कर ले। तब तो चाइल्ड कस्टडी की भी बात नहीं आती, बच्चे तो उसी के पास रहेंगे। इन सब के लिए भी वांग उसकी हेल्प कर सकता है, सिर्फ शियान जियाओ को डिवोर्स दे दे और उसे परेशान ना करे। शियान को भी वांग का ये ऑफर अच्छा लगता है, पर उसे पता है कि जाओ इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगी। शायद अब उसे उनकी शादी बचानी है। वांग के मुताबिक शियान को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जाओ को कैसे डिवोर्स के लिए मनाना है ये उन्हें अच्छे से पता है। शियान सिर्फ डिवोर्स के लिए राज़ी हो जाए। वांग के इस ऑफर पर शियान भी एग्री करता है। वैसे भी उसे अब जाओ से कोई प्यार नहीं है। वहीं शुकाई चेंग को लेकर फिर से घर पर आती है। उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था, दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। इस दौरान शुकाई चेंग का शर्ट खोलने की कोशिश करती है ताकि वो वही हॉट डांस उसके लिए फिर से कर सके। उसी टाइम लिली घर पर आ जाती है और वो दोनों को ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने वाले थे। इसीलिए लिली शुकाई को चेंग के सामने ही बहुत डांटती है और चेंग से शादी के बारे में पूछती है। अगर उनका प्यार इतना ही सच्चा है तो दोनों जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते। अब यहाँ पर चेंग शुकाई को परेशान करने के लिए लिली को बोलता है कि वो तो शादी के लिए सीरियस है, उसे तो अभी शादी करनी है, लेकिन शुकाई को 1-2 साल तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे उनका रिश्ता टेस्ट करना है। ये सुनकर लिली शुकाई पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी पिटाई करने के लिए उसे रूम में लेकर जाती है। वहीं रान को शियाओ ने ब्लॉक कर रखा था, इसलिए वो जू को बार बार कॉल कर रहा था और जू डर के मारे उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे लगा कि रान उसे पसंद करता है और वो उसे ऑब्सेस्ड है, पर वो गे नहीं है और इस तरीके से रान उसे हैरेस कर रहा है। इस बारे में जू शाओ को भी बोलता है, जो चीज़ शाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसे नहीं पता था कि रान अब लड़कों पर भी लाइन मार रहा है। इसीलिए गुस्से में वो जियाओ के फ़ोन से रान को अच्छे से गाली देकर उस पर अपना गुस्सा निकाल देती है। दूसरी तरफ लान मार्केट से घर आती हैं, जहाँ पर शियान के फादर सॉन्ग आज लान के लिए पहली बार खाना बना रहे थे। असल में तो वो लान के आखिरी दिनों में उन्हें हर तरीके से खुश रखना चाहते थे। अपने पति के हाथ का खाना देखकर लान तो बहुत ही ज़्यादा शौक थी। ये पहली बार था जब सॉन्ग उनके लिए कुछ कर रहे थे। लान बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी वो सॉन्ग के साथ बैठकर बातें करते करते खाना खाने लग जाती है। पर इस दौरान अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर जाओ बाहर से खाना मंगवा कर अपना खाना एंजॉय कर रही थी। उसे उस स्ट्रेंजर हाउ का मैसेज आ रहा था, लेकिन वो उससे कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि अपनी फ़ोन की फ़ोटो शियान को भेजकर उसे घर जल्दी आने के लिए बोलती है। पर शियान उसका मैसेज देखकर भी इग्नोर कर देता है। उसी टाइम शियान को सॉन्ग का कॉल आता है, जो कि उसे जल्दी हॉस्पिटल बुलाते हैं। हो सकता है कि अब शियान उसकी माँ को आखिरी बार देख सके। उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर शियान तुरंत ऑफिस से निकल जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि रान को जब उस एम्प्लॉय से शाओ की गाली देने के बारे में पता चलता है तो वो खुश होकर शाओ से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से शाओ के गुस्से में उसके लिए प्यार छुपा हुआ है। दूसरी तरफ लिली शुकाई को डांट रही थी। उनके मुताबिक मैक्सिमम लड़के किसी सिंगल मदर से शादी नहीं करना चाहते और यहाँ तो चैंग खुद उससे शादी करना चाहता है, लेकिन शुकाई खुद उल्टा शादी नहीं बल्कि कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना चाहती है। भला इस तरीके से वो किसी रिश्ते को कैसे संभालेगी? क्या उसे पूरी लाइफ अकेले रहना है? उसे किसी का साथ नहीं चाहिए? तभी शुकाई लिली को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के फायदे बताने लग जाती है। एक और बार शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद करने से तो अच्छा है पहले चैंग के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके उनका रिश्ता टेस्ट करके देखा जाए, क्योंकि उनकी शादी का असर उनके बच्चों पर भी पड़ेगा। उन दोनों से ज़्यादा उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ और न्यू पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लिली को फिर भी शुकाई की ये सोच सही नहीं लगती। वो उसे पीटने लग जाती है। वहीं बाहर बैठा हुआ चैंग शुकाई की रोने की आवाज़ सुनकर हंस रहा था, क्योंकि लिली शुकाई को किसी छोटी बच्ची की तरह पीट रही थी और डिसिप्लिन कर रही थी। इधर शान को अपनी माँ की खबर तो मिल चुकी थी, पर उनको खोने के डर से उसके हाथ कांप रहे थे। वो कार तक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तभी उसे जियाओ का कॉल आता है, जिसे अपने फादर इन लॉ से लान के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो शान को वहीं पर रुकने को बोलकर टैक्सी से वहाँ पर आने लगती है। कुछ ही देर में वो वहाँ पर आ जाती है और शान को संभालती है। रो रो कर शान की तो हालत पूरी बुरी हो चुकी थी। जाओ अब खुद ही ड्राइव करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। वहीं शुकाई की अच्छे से पिटाई करने के बाद लिली चैंग के पास आती है। आज दोनों ऑफिशियली पहली बार मिल रहे थे। लिली को तो चैंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उनके मुताबिक वो किसी भी लड़की के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। लिली यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करने वाली थी, पर चैंग जिद करके खुद सभी के लिए लंच बनाने किचन में चला जाता है। चैंग खाना भी बना सकता है ये जानकर लिली उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ जियाओ शान को हिम्मत देने के लिए बोल रही थी कि लान ज़रूर ठीक हो जाएगी। आईसीयू से कई पेशेंट्स हेल्दी होकर और सेफ बाहर निकलते हैं। साथ ही वो शान से शुकाई को कॉल करके उनके बच्चों को हॉस्पिटल लाने की एडवाइस देती है। शायद होश में आने के बाद अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने सामने देखकर लान को अच्छा लगे। शान को भी ये बात सही लगती है। वो शुकाई को कॉल करके लान के हॉस्पिटल होने के बारे में उसे बताता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी बच्चों को हॉस्पिटल भेज दे, स्पेशली जियाओ को। शुकाई भले ही शान से नफरत करती हो, लेकिन वो दिल से तो सॉफ्ट हार्टेड थी, इसलिए वो बच्चों को हॉस्पिटल भेजने के लिए मान जाती है। इस बारे में शुकाई चैंग को बोलती है और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था उनका आज का लंच कैंसिल करने के लिए, पर चैंग को इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगता। वो अपने हाथों से बनाया हुआ खाना शुकाई को थोड़ा सा खिलाता है और फिर उसके साथ बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल पहुंचते ही शियान बिना कुछ देखे जियाओ का वेट किए बिना ही आईसीयू की तरफ भागता है। यहाँ कार पार्क करने के बाद जब जियाओ जल्दी जल्दी में आईसीयू की तरफ जा रही थी, तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, फिर भी वो कोशिश करके आईसीयू तक आती है जहाँ लान एडमिट थी। वहाँ पर शान को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उनके ट्यूमर सेल्स पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं। आज रात तक अगर उनकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती तो शायद लान कल जिंदा ना रहे और अभी वो कोमा में है। डॉक्टर से ये बात सुनकर शान तो पूरा टूट जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे आखिरी टाइम देखे बिना ही मर जाए। शान की ये हालत देखकर जाओ उसे कंफर्ट कर रही थी, पर उल्टा शान उस पर चिल्लाने लग जाता है, वो भी हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों के सामने। उसके मुताबिक जो वैसे भी उसकी माँ से नफरत करती है, उन्हें घिन करती है, तो फिर उसका ये केयरिंग बनने का नाटक वो बंद करे। जाओ को तो उसकी माँ की मौत से अच्छा ही लगेगा। जाओ को इस पॉइंट पर समझ नहीं आता कि वो शान से क्या कहे। शान के ऐसे रूड बिहेवियर पर उसके फादर भी उसे डांटते हैं कि आखिर इन सब में जाओ की क्या गलती है। इस प्रेगनेंसी की हालत में शान को ऐसे उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन शान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे अब जाओ की कोई फिक्र है, और जाओ भी इस पॉइंट पर शान से कुछ नहीं बोलती। दूसरी तरफ शुकाई जब जियाओ को पिक करने के लिए स्कूल के अंदर जाती है, उस टाइम कार में सिर्फ चैंग, दामी और कैब ड्राइवर थे। इस दौरान दामी और चैंग की थोड़ी सी बातें होती हैं। दामी के मुताबिक चैंग इतना हैंडसम है तो उसकी मॉम शुकाई ने उन पर लाइन मारा होगा। वैसे भी चैंग उसे बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा लगता है। दामी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद कैब ड्राइवर को भी हंसी आ जाती है, जिसके बाद जियाओ को लेकर शुकाई कार में बैठ जाती है और फिर ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। रास्ते में जियाओ अपनी मॉम से अपनी ग्रैंड मदर लान के बारे में पूछ रहा था। उसे अपनी ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था, क्योंकि लान जियाओ को सबसे ज़्यादा प्यार जो करती थी। जियाओ को परेशान देखकर चैंग उसे समझाता है
कि एक ना एक दिन सभी लोगों को मरना है। वो लोग मरकर उनसे दूर चले जाते हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी एक न्यू लाइफ शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं। इसीलिए जाओ को भी किसी की मौत पर दुखी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें जिंदा रहने तक उन्हें उस पर्सन की केयर करनी चाहिए। चंग इतने अच्छे से दोनों बच्चों को संभाल रहा था, ये देखकर शुकाई को काफी अच्छा लगता है। वही रान श्याओ के ऑफिस में आ चुका था। उसे देखते ही जो किसी काम का बहाना बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद श्याओ रान को वहाँ वापस आने से मना करती है। रान ने जो उसकी मैट्रिमोनी सर्विस के लिए 20,000 युआन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके पैसे वो वापस कर देती है और वो अब फिर से रान के धोखे का शिकार नहीं होना चाहती। एक टाइम पर वो उसे काफ़ी प्यार करती थी, पर रान ने उसे कई बार धोखा दिया। यहाँ तक पिछले 3 साल से उसका कोई भी आता पता नहीं था और अब वो अकेला है, इसीलिए उसके पास वापस आना चाहता है, जो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर रान उसके सामने अपना बैंक बुक, प्रॉपर्टी के पेपर्स और इन्वेस्टमेंट के सारे पेपर्स रख देता है। वो अब सिर्फ शाओ का लाइफ पार्टनर बनना चाहता है और उसकी गारंटी के तौर पर वो अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार है। शादी के बाद शाओ के ऑर्डर पर ही उसकी पूरी लाइफ और घर चलेगा। अपना सब कुछ देकर रान तो क्या, कोई और भी शाओ को धोखा नहीं देगा। लेकिन रान के इस बात से शाओ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये सब करके क्या रान उसे पैसों से खरीदना चाहता है? इस बात को लेकर दोनों के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है और रान वहाँ से चला जाता है। इधर शुकाई बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। शुकाई के कहने पर चंग वापस घर चला गया था। बच्चों को वहाँ पर देखकर शान को थोड़ी सी खुशी मिलती है। इस दौरान जाओ बच्चों को खुद संभालना चाहती थी, लेकिन शुकाई के मुताबिक वो उन बच्चों की माँ है तो वो खुद उन्हें संभाल लेगी। जाओ के इस बात से शान इतनी ज़्यादा चिढ़ जाता है कि वो फिर से उस पर चिल्ला देता है। जाओ को शान के इस बिहेवियर से काफ़ी बुरा लगता है, पर वो इस टाइम उसे कुछ भी नहीं कहती। उसे लगा कि शान अपनी माँ को लेकर परेशान है, इसीलिए उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन कुछ ही देर में जाओ समझ जाती है कि शान सिर्फ उस पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, बाकी लोगों के साथ वो अच्छे से बिहेव कर रहा है। ऊपर से अपने बच्चों के साथ जाकर बैठना और उनसे बातें करना, उनके लिए खाना लाना, ये सब देखकर जाओ को बहुत ही अकेला फील हो रहा था। फिर जब जाओ शान से खाना नहीं ले रही थी तो शान उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है, जैसे कि उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये देखकर जाओ को काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो उठकर चली जाती है। पर कुछ ही देर बाद वो वापस आकर शान से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जाओ को तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, पर उस टाइम उसके पास कोई भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी आंटी याओ को हॉस्पिटल में बुला लेती है। दूसरी तरफ चेंग योंगशु सेमेट्री जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ जीना को दफनाया गया था, जहाँ पर आजकल योयो काम कर रही थी। उस टाइम सेमेट्री में एक पर्सन का अंतिम संस्कार चल रहा था, जिनकी एज 102 साल है। उस पर्सन ने एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी है, इसीलिए उसके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश थे। वो लोग वहाँ पर फायरवर्क्स और पटाखे जला रहे थे। उसी टाइम योयो को उसके फादर का कॉल आता है, जो कि उसे घर पर बुलाते हैं। लेकिन फ़ोन कॉल के दौरान उन्हें उन पटाखों की आवाज़ सुनकर काफ़ी अजीब लगता है कि आखिर कौन सी टेक्निकल कंपनी में पटाखे जलाए जाते हैं। तब योयो पास में एक पटाखे की शॉप होने के बारे में झूठ कहती है और उनका फ़ोन काट देती है। योयो की एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब उसे सेमेट्री में चेंग दिख जाता है, जो कि जीना के ग्रेव पे फ्लावर चढ़ाने के लिए आया हुआ था। चेंग को देखकर वो एक जगह छुप जाती है और बॉस हान को उसके बारे में किसी और को बताने से मना करती है। अगर उसकी फैमिली को पता चला कि वो यहाँ सेमेट्री में काम करती है तो वो लोग उसे पीट पीट कर घर ले जाएंगे। हान भी योयो की बात समझकर उसे चेंग के जाने तक छुपे रहने के लिए बोलता है और इधर चेंग अपनी वाइफ की ग्रेव में फ्लावर चढ़ाने के लिए आता है। वहाँ पर ऑलरेडी फ्रेश फ्लावर्स योयो ने रखे हुए थे, जो देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर ये फ्लावर्स उसकी वाइफ की ग्रेव में कौन रखेगा। फिर भी वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और ग्रेव के पास बैठकर जीना से बात करने लग जाता है। इस दौरान वो जीना को शुकाई के बारे में बताता है, क्योंकि उसने जीना से प्रॉमिस किया था कि अगर फ्यूचर में उसे कोई और पसंद आ जाए तो वो इस बारे में उसे ज़रूर बताएगा। साथ ही वो उसे प्रॉमिस करता है कि भले ही कोई दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में आए, लेकिन वो उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकता और उनकी बेटियां उसकी पहली जिम्मेदारी होंगी। वो उन्हें कभी भी हट नहीं होने देगा। आखिर उनकी दोनों बेटियां ही तो जीना की आखिरी निशानी है। दोनों दिन ब दिन जीना की तरह ही खूबसूरत दिखने लगी हैं। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करके वो यहाँ से चला जाता है। तब जाकर योयो पेड़ों के बीच में से बाहर निकलती है, जहाँ वो छुपी हुई थी, और हान ने योयो को चेंग के बारे में बोल दिया था, इसलिए वो बेफिक्र होकर ऑफिस में चली जाती है। अब जब आंटी याओ जियाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी तो शान ने जिस तरीके से उसके साथ बुरी तरह बिहेव किया है, उसे इंसल्ट किया है, इन सब के बारे में जाओ अपनी आंटी को बताती है। लेकिन याओ इस टाइम पर शान को कुछ भी नहीं बोल सकती थी।
वो खुद अपनी मॉम को लेकर टेंशन में है। तभी रूम में एक नर्स आती है जो कि जियाओ को एक इंजेक्शन देने वाली थी, नहीं तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ये सुनकर याओ ये इंजेक्शन जियाओ को लेने से मना करती है। इस तरह इजीली जियाओ को इस बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ लान को अब होश आ चुका था। वो कोमा से बाहर थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक थी। वो किसी का नाम ले रही थी। डॉक्टर भी उनकी बात समझ नहीं पाता, इसलिए उनका वीडियो बनाकर वो श्यान को दिखाता है। वीडियो देखकर श्यान तुरंत समझ जाता है कि लान अपने पोते ज़ियाओ का नाम ले रही है। इसीलिए अब श्यान के लिए ज़ियाओ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। एक ज़ियाओ ही था जिसे लेकर उसकी माँ के मन में जीने की उम्मीद पैदा होती थी। वहीं चैंग की सिमेट्री से जाने की बात सुनकर यूयू शांति से ऑफिस में बैठी थी। इस दौरान हान से उसे पता चलता है कि हान ने पहले भी चैंग को देखा है। उसकी वाइफ यानी कि जीना की मौत के बाद जब उसे यहाँ पर दफनाया गया था, तब उस रात चैंग उसकी ग्रेव पर रो रहा था और उस रात स्नोफॉल भी हो रहा था। अगर हान टाइम रहते चैंग को उसके ऑफिस के अंदर ना ले जाता तो वहीं उसकी ठंड से मौत हो जाती। ये सुनकर योयो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसे दुखी देखकर हान उसे गेम खेलने में लगा देता है। कुछ देर तक योयो ने गेम खेला ही था, तभी सामने की विंडो में हान को चैंग नजर आता है। चैंग को अब अपने सामने देखकर योयो शॉक थी। अब उसकी जॉब की सच्चाई चैंग के सामने आ चुकी थी। अगर उसने चैंग को अपनी साइड नहीं किया तो उसके पेरेंट्स को भी उसकी इस जॉब के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए वो चैंग से ये बात छुपाने की रिक्वेस्ट करती है, पर चैंग खुद भी उसके सेमेट्री केयरटेकर की जॉब से खुश नहीं है, तो भला वो अपने इन लॉज को इस बारे में क्यों ना बताए। योयो उसे समझाती है कि इस जॉब की वजह से वो अपनी सिस्टर के करीब है, इसीलिए उसे सुकून की नींद आती है। उसका इंसोम्निया दूर हो चुका है, साथ ही उसका डिप्रेशन भी ठीक हो रहा है। उसके पास एक कितनी प्यारी डॉग है और यहाँ पर रहने की जगह भी है। अगर फिर भी चैंग ने उसकी जॉब की बात उसके पेरेंट्स से कही तो वो जीना से उसकी शिकायत करेगी। अब जीना की बात बीच में आने पर चैंग भला क्या ही बोले, इसलिए वो ये बात छुपाने के लिए मान जाते हैं। वहीं आंटी याओ जियाओ से नाराज थी क्योंकि जियाओ बच्चों को लेकर कोई डिसीजन ले नहीं रही थी। उसे खुद पता ही नहीं था कि उसे ये बच्चा चाहिए या फिर नहीं, पर जियाओ को इस टाइम इस बात की नहीं बल्कि श्यान शुकाई और बच्चों के साथ क्या कर रहा है इस बात की ज़्यादा फिक्र थी। इसलिए वो याओ से श्यान और शुकाई को एक बार चेक करने की रिक्वेस्ट करती है। आंटी ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जाओ के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो उन्हें चेक करने आईसीयू की तरफ जाती है। उस टाइम पर बच्चे बहुत ही थक चुके थे। अभी तो डॉक्टर वैसे भी उन्हें लान से मिलने नहीं देंगे, इसलिए शुकाई बच्चों को सुलाने के लिए पास के एक होटल जाने की बात कहती है, जिसके लिए श्यान भी मान जाता है और शुकाई के साथ बच्चों को लेकर होटल की तरफ जाता है। शुकाई ने तो श्यान को जियाओ के साथ रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसे जियाओ की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो उनके साथ ही रहना चाहता था। इस दौरान याओ दूर से उन सभी की फ़ोटोज़ ले रही थी। वो उनके पीछे पीछे होटल तक जाती है और वहाँ भी उनकी फ़ोटोज़ खींच लेती है। अब होटल रूम में आते ही दामी बेड पर सो जाती है और श्यान सोफे पर सो जाता है। जियाओ को बाथरूम जाना था, इसलिए शुकाई उसे पहले तो बाथरूम लेकर जाती है, फिर दामी और जियाओ को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। उनके जाते ही श्यान की नींद खुलती है। इतने बड़े रूम में वो काफ़ी अकेला फील कर रहा था, इसलिए वो उठकर शुकाई से बात करने जाता है। उस टाइम पर बच्चे सो रहे थे, इसलिए शुकाई श्यान को रूम के बाहर ही रोककर वहीं बात करने के लिए बोलती है। श्यान यहाँ पर जियाओ की कस्टडी के बारे में उसे बात करने के लिए आया था। अब उसकी माँ की लाइफ बहुत ही क्रिटिकल है। सिर्फ जियाओ को अपने खानदान का वारिस बनते देखने के लिए उसकी माँ में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। श्यान उनकी आखिरी विश पूरी करना चाहता है। इसके बदले में वो शुकाई को एलिमिनी के तौर पर वो अपार्टमेंट देने के लिए भी राजी है, जो कि उन दोनों ने एक साथ खरीदा था। और अगर शुकाई को जियाओ की कस्टडी उसे देने में प्रॉब्लम है तो शुकाई उससे फिर से शादी कर ले, उनकी फैमिली से एक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन शुकाई के मुताबिक वो एक चीटर को 2 मौके कभी भी नहीं देती। आज अगर श्यान उसकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो अपने फ़ायदे के लिए, और जब वो उसे छोड़कर गया था तब भी अपने फ़ायदे के लिए गया था। तब उसे जियाओ ज़्यादा खूबसूरत लगी। जियाओ के अंकल उसे करियर में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे थे और जियाओ अमीर भी थी। अब सबसे अजीब बात ये थी कि जियाओ तो प्रेग्नेंट है, तो फिर श्यान को उसका बच्चा क्यों चाहिए? क्या जियाओ किसी और मर्द से प्रेग्नेंट हुई है? इस बात से श्यान भड़क जाता है और उसे सच्चाई बता देता है कि हाँ, जियाओ के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, लेकिन अभी उसे जियाओ चाहिए जो कि उसका अपना खून है। लेकिन शुकाई किसी भी कीमत पर अपने बेटे को उसे देने के लिए राजी नहीं थी। उसके मुताबिक आज जो श्यान अकेला है ये उसका कर्मा है।
उसके पास आज फैमिली और बच्चे हैं, लेकिन शान इस तरह अकेला रह जाएगा। शुकाई की इस बात से शान को रियलाइज होता है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। अगर उसने शुकाई को धोखा ना दिया होता तो आज शुकाई के साथ उसकी एक हैप्पी फैमिली होती, लेकिन आज ना तो उसके बच्चे उसके पास हैं और ना ही कोई प्यार करने वाला। वहीं जाओ उन फोटोज में शान को शुकाई और बच्चों के साथ होटल जाता हुआ देखकर और उन्हें साथ में खुश देखकर काफ़ी हर्ट हो रही थी। वो यहाँ एडमिट है और शान एक बार भी उसे देखने के लिए नहीं आया। कुछ ही देर में वहाँ पर अंकल वांग आते हैं। वांग और याओ दोनों ही जाओ को समझाते हैं कि शान के साथ रहने से अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसे ना ही जाओ की कोई फिक्र है और वो हमेशा शुकाई के बच्चों को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि वो बच्चे उसका अपना खून है और जाओ के इस बच्चे से शान सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तो इस बच्चे को रख कर भी क्या फ़ायदा, इस बच्चे को अबॉर्शन करके उसे शान से डिवोर्स लेकर फ्री हो जाना चाहिए। अभी तो वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकती है, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि उसे सच्चा प्यार करे। लेकिन जो अभी इस अबॉर्शन को लेकर कंफ्यूज है क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक इस एज में अबॉर्शन करने पर जो फिर कभी भी मां नहीं बन पाएगी और जाओ को शान के साथ अपना बच्चा चाहिए था। पर याओ के मुताबिक जिस बच्चे को लेकर जाओ को प्यार ही नहीं है, शान भी नफरत करता है, तो ऐसे बच्चे को दुनिया में लाकर क्यों उसे तकलीफ देना, क्यों उस बच्चे को सफ़र करवाना। इस तरह तो वो काफ़ी सेल्फिश काम कर रही है कि बच्चा नहीं होगा तो ओल्ड एज में उसका ख्याल कौन रखेगा। तभी जाओ के मुंह से गलती से निकल जाता है कि याओ ने क्या इसीलिए उसे सेल्फिश होकर पाला है और याओ के पास अपना बच्चा नहीं है तो क्या वो उसे प्रेग्नेंट देखकर जेलिसी में उसे अबॉर्शन कराने के लिए कह रही है। इस बात से आंटी याओ इतना भड़क जाती है कि वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं और वांग उसे मनाने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। साथ ही याओ की नाराज़गी दूर करने के लिए वांग जाओ की मॉम को कॉल करके उसके बारे में बोलते हैं कि उन्हें अब खुद ही जाओ का ख्याल रखना होगा। लेकिन उसकी मॉम का कहना था कि जाओ उनकी भांजी है, तो जब वो उसके पास नहीं है तो उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी वांग की ही है। जिस बात से गुस्सा होकर याओ उसकी मॉम से बोलती है कि वो अपनी बेटी जाओ को खुद संभाले, उन्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती हैं। दूसरी तरफ श्यान होटल से वापस अपने फादर श्यान के पास हॉस्पिटल में आ गया था, जहाँ पर वो उसे वही सूप पीने के लिए देते हैं जो कि मॉम ने सुबह उसके लिए बनाया था। उस सूप को पीकर श्यान रोने लग जाता है। लान अपनी बीमारी में भी उसके खाने पीने का ध्यान रखती है और अब वो अपनी माँ की आखिरी विश भी पूरी नहीं कर पा रहा। वहीं चेंग योयो के साथ घर पर जा रहा था। आज चेंग ने योयो को घर बुलाया था, इसीलिए चेंग भी उसी के साथ घर पर जा रही थी। कहीं ना कहीं चेंग को रियलाइज़ हो चुका था कि ये जॉब योयो के लिए किसी थेरेपी का काम कर रही है। योयो आजकल काफ़ी खुश रहने लगी है और उसमें एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। योयो भी इस बात पर एग्री करती है, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे इस जॉब के लिए अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए इस जॉब की सच्चाई उनसे छुपा कर रखना ही बेटर है। दूसरी तरफ शुकाई शाओ के साथ एक प्लेग्राउंड में बच्चों को लेकर गई थी। इस दौरान शुकाई शाओ को बोलती है कि जाओ किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है, उस बच्चे का बाप श्यान नहीं है। ये सुनकर शाओ को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके मुताबिक उन दोनों ने शुकाई के साथ जो किया था अब उन्हें उनके कर्मा मिल चुका है। अब उनके अपने रिश्ते में ही प्यार खत्म हो चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीटर श्यान पर तो उसकी वाइफ ने ही चीट कर दिया। दोनों इस बार में बात कर ही रहे थे, तभी दामी खेलते हुए जाओ को गुस्से में धक्का देकर गिरा देती है। इस हरकत को लेकर शुकाई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, तो दामी रोते हुए उन्हें बोलती है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता, ना ही वो और ना ही उसके फादर, सबको सिर्फ ज़ियाओ ही चाहिए। कल रात भी उसके फादर ज़ियाओ को ही अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। दामी की इस बात से शुकाई समझ जाती है कि कल दामी ने उसके और श्यान की बीच हुई बातें सुन ली थी और अब उसे लेफ्ट आउट फील हो रहा था क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं करता, सभी को सिर्फ खानदान का वारिस चाहिए। लेकिन कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों बच्चों के बीच सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जाओ को ऐसे धक्का देकर तो सबसे ज़्यादा दामी को ही बुरा लग रहा था। वहीं जो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी, उसका हस्बैंड शान उसे एक बार भी देखने के लिए नहीं आया और अंकल आंटी भी उसे नाराज़ होकर चले गए। इस दौरान वो शान को भेजे हुए मैसेज देखती हैं जिसमें से वही उसे मैसेज भेजती रहती थी और शान उसका रिप्लाई तक नहीं करता था। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर हाउ उसे मैसेज पे मैसेज कर रहा था और वो उसका रिप्लाई नहीं दे रही थी। इससे वो समझ जाती है कि शान ने काफ़ी टाइम पहले ही उसकी केयर करना छोड़ दिया था। वो मरे या फिर जिए शान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर शायद हाओ को उसकी फ़िक्र है। यही बात सोचकर वो हाओ को रिप्लाई करके बोलती है कि उसका डिवोर्स हो रहा है।
इतने दिनों बाद जाओ का रिप्लाई आता हुआ देखकर हाओ के साथ साथ सभी स्कैमर्स खुश थे। इस तरीके से वो लोग जल्दी ही जाओ को स्कैम कर पाएंगे। हाओ का बॉस उसे लगातार जाओ को मैसेज करते रहने के लिए बोलता है। वहीं चेंग योयो को लेकर घर पर आ चुका था। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को घर पर आता हुआ देखकर दोनों मॉम डैड काफी ज्यादा खुश थे। दोनों ने उसके लिए बहुत सारा खाना भी बनाया था। इस दौरान चेंग योयो को जल्दी नहाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी बॉडी से जलने की स्मेल आ रही थी जो सिमेट्री में लोगों को अंतिम संस्कार करने की वजह से आ रही थी। चेंग का मैसेज पढ़कर वो तुरंत नहाने के लिए चली जाती है। इधर चेंग को अपनी बॉस शी का कॉल आता है जिसे चेंग झूठ बोल देता है कि वो फैमिली प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और उसका फ़ोन घर में रह गया था, इसलिए वो उसका फ़ोन नहीं देख पाया। अब बॉस यहाँ पर चेंग से गुस्सा तो थी लेकिन वो कल उसे ऑफिस आने के लिए बोलती है, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। पर चेंग जॉब को लेकर ज़रा भी फिक्र नहीं दिखाता क्योंकि उसने खुद जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।